नमस्कार साथियों, मैं यश के सर प्रथम प्रयास क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? नवरात्रि अपने समापन की ओर है और नवरात्रि की एक बार पुनः आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, आप सभी लोग, अधिकतर लोग जो है व्रत रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। मैं स्वयं भी 9 दिन तक व्रत पे हूं और यही कारण था कि आप लोगों के लिए बीच में मैं क्लास लेकर नहीं आ पाया हूं। आज फिर से मैं क्लास में आया हूं और आपकी क्लास फिर से रेगुलर चलती रहेगी। एक बात और, जैसे आप लोग 9 दिन तक व्रत रहे थे या लोग रहते हैं और व्रत का मतलब संयमित जीवन व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार से आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी भी बिल्कुल संयमित होकर करेंगे। संयमित का मतलब इधर उधर आपाधापी नहीं करेंगे कि कोई नई पुस्तक मार्केट में आ रही है दौड़कर आप जाके खरीद लेंगे। बिल्कुल जो आपने पढ़ रखा है या फिर जो आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है या जो सूचनाएं आप तक पहुंच गई थी, आपको याद नहीं हो रही थी, उसको याद कराने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे और माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें। इसी आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज प्रश्नमाला की 27वीं और महत्वपूर्ण कड़ी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपनी प्रश्नमाला। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। यानी काम कितना भी आपका कठिन हो, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। यानी वीरता का गुण वही है कि आप चंचल मत होइए बल्कि धैर्य बनाए रखिए। और ये लाइनें किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। आपको जो प्रेरणादायक प्रेरक पंक्तियां दी जाएंगी वह किसी न किसी तरीके से आपके काम आने वाली होंगी। तो इसी के साथ हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रश्नमाला। आज पहला प्रश्न है हम लोगों का, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? अब देखिए, प्रश्न बड़ा ही छोटा है लेकिन बड़ा गंभीर है। देखते हैं कैसे। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1869, 1873, 1868 या फिर 1874? ठीक है, बड़ा सरल सा प्रश्न है। ज्यादातर साथी उत्तर दे चुके होंगे कि 1873 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। अब ध्यान दीजिएगा, जब 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन होता है तो 8 महीने के बाद, 8 माह के बाद इसका नाम बदलकर, 8 माह बाद नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात थी और आप लोग पढ़ रखे हैं कि हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्र चंद्रिका। अब से आप लोग अंतर जान पाएंगे कि हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका में अंतर क्या है। यानी जो मैगजीन, जो पत्रिका 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से छपती थी, वही 1874 में, ये लगभग 8 महीना तो 1874 हो जाएगा, 8 माह के बाद। अब देखिए, इसमें भी टेक्निकलिटी है, तकनीक है। 8 माह के बाद 9वें महीने से इसका नाम क्या रखा गया था? हरिश्चंद्र चंद्रिका। और इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। तो 8 माह के बाद, चलिए मैं लिख देता हूं, 9वें माह से नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। और इसके प्रकाशक कौन थे? आपको संपादक कौन थे ये तो आपको पता ही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह इसके क्या थे? संपादक थे, संपादक। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। और यह पत्रिका कैसी थी? तो यह मासिक पत्रिका थी, मासिक।
मासिक का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, मंथली, हर माह निकलने वाली पत्रिका। तो ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बंद गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती, खोई हुई थाती, रविंद्र कालिया, एक और जिंदगी, मोहन राकेश, रसप्रिया, फणीश्वर नाथ रेणु। बताइए आप लोग कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? नहीं और हाँ को आप लोग बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है आपसे। बंद गली का आखिरी मकान, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, हाँ पढ़ लिया, तो पहले ही आप धर्मवीर भारती लगा देंगे। खोई हुई थाती, रविंद्र कालिया, एक और जिंदगी, मोहन राकेश, रसप्रिया, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही उत्तर होगा खोई हुई थाती। यह रविंद्र कालिया का नहीं है, यह रविंद्र कालिया का नहीं है, बल्कि यह किसका है? गंगा प्रसाद विमल का है। गंगा प्रसाद विमल, ठीक है। तो यह किसका है? गंगा प्रसाद विमल ने जो है खोई हुई ताती, और ये सब कौन सी विधा है? कहानी विधाएं हैं। बंद गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती, खोई हुई थाती, गंगा प्रसाद विमल, एक और जिंदगी, मोहन राकेश, रसप्रिया, फणीश्वर नाथ रेणु। अब देखिए, आज थोड़ा सा व्याख्यायित करने के मूड में हूं मैं, और थोड़ी सी व्याख्या, थोड़ी क्लास हो सकती है लंबी चले, आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। एक और जिंदगी से संबंधित यानी इसी से मिलती जुलती हुई रचना है जिंदगी जिंदगी और जोंक। यह किसका है? अमरकांत का है। अमरकांत। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है, तो आपका उत्तर होगा अमरकांत। और रसप्रिया जो है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। और रसिक प्रिया एक रचना है, रसिक प्रिया। जब रस प्रिया लिखा रहेगा तो फणीश्वर नाथ रेणु आप समझेंगे, और जब रसिक प्रिया लिखा रहेगा तो फिर आप क्या समझेंगे? केशवदास। केशवदास। तो जो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जो इस प्रकार की रचनाएं मिलती जुलती मिलती हैं, उसको वहीं पे आप क्लियर करते चलेंगे तो कभी भी आपको समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं एक और अच्छे प्रश्न की तरफ। तिरस्कृत तथा संतप्त नामक दो आत्मकथाएं किसने लिखी? तिरस्कृत और संतप्त किसकी आत्मकथा है? माता प्रसाद, सूरजपाल चौहान, कौशल्या वैसंती या ओम प्रकाश वाल्मीकि? इसमें से किसने लिखा है तिरस्कृत और संतप्त? दो आत्मकथाएं लिखी हैं, तो यह किसका है? सूरजपाल चौहान का है। किसका है? सूरजपाल चौहान का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या है? जूठन। जूठन जो है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। कौशल्या वैसंती का दोहरा अभिशाप। दोहरा अभिशाप। जो साथी हमारे शुरू से जो है हर वीडियो को जिन्होंने देखा है, हर क्लास को पढ़ रखा है, उनको इन सब के बारे में मैंने बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देश की नाव मझधार में है में शब्द शक्ति है। देश की नाव मझधार में है। देश की नाव मझधार में है। अब आपसे शब्द शक्ति पूछा जा रहा है। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या फिर इनमें से कोई नहीं। शब्द शक्तियां तीन होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लक्षणा। जहां पर लक्षणों के आधार पर अर्थ निकाला जाता है वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और जहां सीधा सीधा अर्थ निकलता है वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। व्यंजना का मतलब होता है अपनी सुविधा के अनुसार जहां अर्थ लगाया जाए, यानी जब अभिधा और लक्षणा जहां पर शांत हो जाती है, रुक जाते हैं, स्थिर हो जाती है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है।
तो यहां हमारे पास वाक्य है कि देश की नाव मझधार में है, यानी देश की स्थिति खराब होती जा रही है, देश की स्थिति खराब होती जा रही है, इसका यह अर्थ निकल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? कबीर, धर्मदास, सेन, पीपा। कबीर, धर्मदास, सेन या फिर पीपा, इसमें से कौन है जो रामानंद का शिष्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मदास। यह रामानंद के शिष्य नहीं है, बल्कि यह किसके शिष्य हैं? यह कबीर के शिष्य हैं। कबीर। एक बात और, कबीर की जो रचनाएं हैं साखी शबद रामायणी, तो कबीर तो आप लोग जानते हैं पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन रचनाओं का संकलन जो है धर्मदास ने ही किया था। किसने किया था? धर्मदास ने किया था। ये कबीर के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में निम्नलिखित शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? यानी कि कौन सा शीर्षक से उन्होंने लेख लिखा था और उसे परिवर्तित परिमार्जित करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। आपको सही जवाब देना है कि इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का विकास। क्या उत्तर होगा? हिंदी साहित्य का विकास। यानी पहले उन्होंने लेख लिखा था हिंदी साहित्य का विकास नाम से, बाद में उसे हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूफी काव्य परंपरा पद्धति की अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यानी सूफी काव्य परंपरा का आपसे अंतिम ग्रंथ पूछा जा रहा है। यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती या फिर इंद्रावती। इसमें सही उत्तर क्या होगा? आप लोग सोचकर बताइए कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ, पहले इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा इंद्रावती। और यह किसकी रचना है? तो यह नूर मोहम्मद की रचना है। नूर मोहम्मद की रचना है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं निम्नलिखित में से एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया, यानी एक ऐसा इसमें शब्द है, एक ऐसा विकल्प है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। कुख्यात, कुचाल, कुलीन या कुयोग, इसमें कौन सा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कुलीन। देखते हैं कैसे। ख्यात, ख्यात में कु जोड़ दिए तो कुख्यात हो गया, चाल में कु जोड़ दिए कुचाल हो गया, और योग में कु जोड़ दिया गया है तो कुयोग हो गया। लेकिन लीन कोई शब्द नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर होगा कुलीन। मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? आपको बताना है। निर्वासित, परख, त्यागपत्र, अंतराल, इसमें से कौन सा उपन्यास है जिसकी पात्र मृणाल है? जल्दी आप लोग बताइए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है यह। तो ध्यान रहे, त्यागपत्र जो है इसकी प्रमुख पात्र जो है वह कौन है? मृणाल है। और यह रचना किसकी है? तो यह रचना है जैनेन्द्र की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपसे पूछा जा रहा है विशेष और विशेषण, यहां से भी एक दो प्रश्न आपको मिल सकते हैं। विशेषण कौन सा है? मेजपोश, मिठास, सरलता या फिर सौतेला। आपसे विशेषण पूछा जा रहा है। आप लोग बिल्कुल बारीकी से ध्यान देंगे और बताएंगे कि इसमें विशेषण क्या होगा। तो इसमें विशेषण होगा सौतेला। अब देखिए ये होगा कैसे, जैसे सौतेला भाई, यानी यहां भाई की विशेषता बताई जा रही कि कैसा भाई है? सौतेला भाई है। या फिर आपसे कहा जाए सौतेली माँ, माँ कैसी है? सौतेली है। सौतेला पिता,
पिता कैसा है, सौतेला है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा सौतेला। स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है? जब आपको कुछ नए प्रश्न मिले, कुछ नया लगे, तो उसे तुरंत आप नोट भी करते चलेंगे। और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आया हुआ है, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग या कृष्णा सुभती। इसमें सही उत्तर क्या होगा कि घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा प्रभा खेतान। प्रभा खेतान को घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीठ, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं एग्जाम में आपके कि जिससे आप परिचित तो होते हैं, लेकिन उसमें जो प्रश्न पत्र बनाने वाले हमारे एक्सपर्ट होते हैं, विद्वान होते हैं, वह कुछ नया खोज निकालते हैं, कुछ नया जानने की चेष्टा करते हैं। अंधरूढ़ियों की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति या फिर शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। आपसे पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है, कैसी भावनाएं व्यक्त की गई हैं? तो इन पंक्तियों में भिक्षुक की दयनीय स्थिति व्यक्त की गई है। जो भिक्षुक वर्ग है उसकी दयनीय स्थिति को दिखाया गया है। और ये पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां निराला की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। सुधिया उस चंदन के वन की, विश्वकांत शास्त्री, चिड़िया रैन बसेरा, विद्यानिवास मिश्र, लौटकर आना नहीं होगा, क्रांति कुमार जैन, याद हो कि न याद हो, दूधनाथ सिंह। आपको बताना है इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है। यानी एक तरफ जो है वह संस्मरण दिया गया है और दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं। ध्यान रहे, ये सारी रचनाएं कैसी हैं? संस्मरण है, संस्मरण। ठीक है, और दूसरी तरफ उसके लेखक दिए गए, यानी रचनाकार का नाम दिया गया है। तो देखते हैं इसके एक बार फिर से। सुधिया उस चंदन के वन की, विश्वकांत शास्त्री की जो है क्या है? संस्मरण है। और यह आपके उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशन के सिलेबस में लगाया गया है और इसे आप लोग जरूर खरीद कर पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा यह संस्मरण है। चिड़िया रैन बसेरा, विद्यानिवास मिश्र, बिल्कुल सही है। लौटकर आना नहीं होगा, क्रांति कुमार जैन, बिल्कुल यह भी सुमेलित है। और आगे है, याद हो कि न याद हो, यह दूधनाथ सिंह का नहीं है। किसका है? काशीनाथ सिंह का है। काशीनाथ सिंह किसका संस्मरण है यह? तो यह काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। आगे बढ़ते हैं, और यही सही आपका उत्तर भी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका के नाम से किसने की? बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका के नाम से किसने की? लल्लू लाल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरती मिश्र या फिर अंबिका दत्त व्यास? ध्यान दीजिएगा, अब यहां लिखा है लाल चंद्रिका। अब आप तुरंत बता दिए होंगे इसका उत्तर कि इसका सही उत्तर होगा लल्लू लाल। लेकिन अगर प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया जाए, घुमाकर यह पूछा जाए कि लाल चंद्रिका किस रचना की टीका है, लाल चंद्रिका किस रचना की टीका है, और उसमें कई विकल्प दिए जाएं, यानी उसमें बिहारी सतसई भी रहे और कई विकल्प रहे, रसप्रिया रहे, इस प्रकार की रहे, तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे प्रश्नों से वाकिफ रहेंगे, परिचित रहेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महेश्वर में कौन सी संधि है? महेश्वर, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि? तो जल्दी से बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा वृद्धि संधि। क्या होगा? वृद्धि संधि। कैसे? महा और ऐश्वर्य, महा और ऐश्वर्य लिखा रहेगा
तो क्या हो जाएगा? महेश्वरी। उन्नतमना शब्द का सही अर्थ है, उन्नतमना शब्द का सही अर्थ है अच्छे भाव और विचारों से युक्त, समान भाव एवं विचारों से युक्त, सामान्य भाव एवं विचारों से युक्त, उच्च भाव एवं विचारों से युक्त। अब आपको एक सही विकल्प चुनना है और इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो इसका सही अर्थ होगा उच्च भाव एवं विचारों से युक्त, जो होगा उसके लिए एक शब्द है उन्नतमना, और यह इंपॉर्टेंट है, इसे सभी लोग नोट करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राम राज्याभिषेक की तैयारी, राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तुलसीदास और रामचरितमानस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने इतना पढ़ रखा है कि अब एग्जामिनर को नए नए प्रश्न खोजने पड़ रहे हैं। तो राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अरण्य कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड या फिर उत्तरकांड? तो रामचरितमानस में जो 7 कांड दिए गए हैं, किस कांड में किस चीज का वर्णन है, इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग जानने की कोशिश करेंगे और तभी ऐसे प्रश्नों का आप लोग उत्तर दे पाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में राम राज्याभिषेक की जो है तैयारी का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। काव्य ग्राह्य मलंकरात, यह सूत्र किसका है? आपसे सूत्र पूछा जा रहा है, भामा का है या दंडी का, उद्भट का या फिर वामन का? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? जल्दी आप लोग सोचकर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा यह वामन का सूत्र है। किसका है? वामन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? एक शुद्ध आपसे पूछा जा रहा है वाक्य। तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। इसका सही उत्तर दीजिए और बहुत ही अच्छा यह प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। अब देखते हैं कि अन्य विकल्पों में क्या क्या गलतियां हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना लिखी नहीं है बल्कि की है। जो लिखी शब्द, लिखा शब्द होता है, ये कोई छोटे मोटे कार्य के लिए होता है कि हमने पढ़ा है, हमने लिखा है, लेकिन यह बड़ी रचना है, इसलिए तुलसी ने मानस की रचना की है। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। जब यहां चक्र दिया है तो यहां पहिया लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो काल चक्र से बचना संभव नहीं है। काल चक्र से बचना संभव नहीं है। अब यह शुद्ध होगा। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। तो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम, विलाप का मतलब ही होता है दुखी होकर रोना, विलाप करना, और फिर दोबारा रोना लिखा है, तो यह गलत है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। ठीक है, तो राम विलाप करने लगे, इस तरीके का वाक्य होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं। सुरंग में सुबह जीआईसी पीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं। किसने लिखा है? शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव या फिर अमरकांत? इसमें से किसने यह रचना की है? तो इसका सही उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा मिथिलेश्वर। क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मिथिलेश्वर। अब इनके कुछ और उपन्यास देखते हैं। झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाणी उपजय, प्रेम न बाणी उपजय,
यह अंत नहीं, यह अंत नहीं। आगे देखते हैं, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, झुनिया युद्धस्थल प्रेम न बाणे उपजय, यह अंत नहीं, माटी कहे कुम्हार से, और सुरंग में सुबह। ये इनके बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यास और प्रमुख उपन्यास हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किस की सक्रिय भूमिका रही है, यानी इन चार विभूतियों में से किसने सबसे अधिक सक्रिय भूमिका निभाई थी? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अंबेडकर या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही उत्तर होगा, और इनकी रचना का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाकवि जयशंकर प्रसाद रेखा चित्र के लेखक हैं, यानी महाकवि जयशंकर प्रसाद के नाम से किसने रेखा चित्र की रचना की है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शिव पूजन सहाय, रघुवीर सहाय या फिर विष्णु प्रभाकर? इसमें से कौन है जिन्होंने महाकवि जयशंकर प्रसाद रेखा चित्र का जो है प्रणयन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा शिव पूजन सहाय। क्या उत्तर होगा? शिव पूजन सहाय ने महाकवि जयशंकर प्रसाद रेखा चित्र लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के द्योतक हैं, यानी किस प्रकार की संज्ञा की ओर ये लोग संकेत करते हैं? कक्षा, सभा, सेना, दल। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक? इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा समूहवाचक, क्योंकि जब भी हम कक्षा की बात करते हैं तो एक समूह हमारे सामने, हमारे दिमाग में चलने लगता है। चाहे सभा हो, सभा में भी लोग इकट्ठे में रहते हैं। दल और सेना, ये दोनों शब्द भी कैसे हैं? समूहवाचक संज्ञा। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है? तो किसने लिखी है? अरुण कमल, राजेश जोशी, चंद्रकांत देवताले या फिर विनोद कुमार शुक्ल? बड़ा ही महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ है यह। जल्दी आप लोग इसका उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रकांत देवताले। क्या उत्तर होगा? चंद्रकांत देवताले। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावादी की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी या फिर नामवर सिंह? सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप तुरंत इसका उत्तर खोज लेंगे। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। क्या उत्तर होगा? डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। थाह लेना मुहावरे का अर्थ है। थाह लेना, गोता लगाना, पता लगाना, वचन से मुकर जाना या फिर डूब जाना? सही उत्तर क्या होगा? गोता लगाना, पता लगाना, वचन से मुकर जाना या फिर डूब जाना? तो थाह लेना का मतलब होता है पता लगाना। हम लोग कोई चीज जानने के लिए, पता लगाने के लिए कभी कभी इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि इस बात की थाह लगाई जाए, यानी पता लगाया जाए। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार मिला है? तमस को कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, मैग्सेस या फिर पद्मश्री? इसमें से भीष्म साहनी को तमस के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? अब आपसे संगत पूछा जा रहा है, यानी सुमेलित है।
हिमकिरीटनी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, वैदेही वनवास, माखनलाल चतुर्वेदी, उद्धव शतक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, पथिक राम नरेश त्रिपाठी। आपसे सुमेलित पूछा जा रहा है कि इनमें से सुमेलित कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी का काव्य है और यही जो है सुमेलित है। हिमकिरीटनी किसका है, तो यह माखनलाल चतुर्वेदी का है। किसका है, माखन लाल चतुर्वेदी। वैदेही वनवास किसका है, तो यह हरिऔध का है, हरिऔध का है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उद्धव शतक की रचना किसने की है, उद्धव शतक, तो उद्धव शतक किसका है, उद्धव शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो साथियों देखिए एक प्रश्न में कितने प्रश्न छुपे हुए हैं और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एग्जाम में इससे पहले पूछा न गया हो। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, वैदेही वनवास हरिऔध, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर, पथिक राम नरेश त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भेड़ चढ़ रही है, भेड़ चर रही है। पहले इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट करते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भेड़ चर रही इस वाक्य का सही बहुवचन होगा। इसका बहुवचन आपसे पूछा जा रहा है। भेड़े चर रही हैं, भेड़े चर रही हैं, भेड़े चर रही हैं, भेड़ों चर रही हैं। अब आपको इसका सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा भेड़ें चर रही हैं। यहां पे अनुसार भी आपको देखना होगा कि जब बहुवचन हो जाएगा तो यहां है के ऊपर अनुसार लग जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। औरत की बोली कृत की रचनाकार हैं। औरत की बोली किसकी रचना है, औरत की बोली कृत की रचनाकार कौन है, तो औरत की बोली जो है यह किसका है, महुआ माझी, गीता श्री, मैत्रेयी पुष्पा या फिर अलका सरावगी। तो इसमें यह जो है गीता श्री का रचना है। किसकी रचना है, औरत की बोली गीता श्री की रचना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा गीता श्री और गीतांजलि श्री दोनों में अंतर है। कैसे, गीतांजलि श्री इनको 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। क्या मिला है, बुकर पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है इनकी एक रचना है, उपन्यास है रेत समाधि, रेत समाधि, और इसी रचना के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। यह क्या है, उपन्यास है। अब देखिए इनके कुछ अन्य उपन्यास भी हम लोग देखते हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माई, माई का मतलब इंग्लिश वाला माई मत समझिएगा, माई का मतलब माता से होता है। गांव में अपनी माता को माई कहा जाता है, ये आप लोग जानते ही हैं। अब तो सभी लोग अम्मा और मम्मी बोल रहे हैं। तो माई इनका एक उपन्यास है। ठीक है, फिर हमारा शहर उस बरस, हमारा शहर उस बरस, हमारा शहर उस बरस। तिरोहित, तिरोहित खाली जगह, चलिए आगे लिख देते हैं, खाली जगह। एक
2 3 4 5। और ये सारी रचनाएं क्या हैं? उपन्यास है। अब ध्यान दीजिएगा, बताने का कारण क्या है। इनको गीतांजलि श्री को 2022 में बुकर एक पुरस्कार मिला है, इसीलिए रेत समाज के लिए इनको मिला है, इसीलिए इनकी अन्य रचनाएं महत्वपूर्ण है। माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित और खाली जगह है, इनको आप नोट करेंगे। और गीता श्री की जो रचना है औरत की बोली, क्या रचना है इनकी? तो ये गीता श्री दूसरी लेखिका हैं और इनका भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, देख लेते हैं। हसीनाबाद। हसीनाबाद जो औरत की बोली है यह स्त्री विमर्श से संबंधित रचना है। कैसी रचना है? स्त्री विमर्श। यह प्रश्न आया है और इसीलिए यह महत्वपूर्ण भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं भूल रहा हूं कि यह प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन यह प्रश्न पूछा गया है और अच्छा भी हुआ कि आपको इतनी जानकारी मिल गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है, यही आपको बताना है। शोषण का विरोध, कल्पना प्रवणता, व्यंग प्रधानता या फिर श्रम में सौंदर्य, इसमें से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा कल्पना प्रवणता। क्या होगा? कल्पना प्रवणता जो है वह प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। श्रम में सौंदर्य, यह भी विशेषता है। व्यंग प्रधानता, शोषण का विरोध, ये सारी विशेषताएं प्रगतिवाद की हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं। 4 मूल रस माने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा मान्य मूल रस नहीं है? वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस या फिर अद्भुत रस। आपसे पूछा जा रहा है कि भरत मुनि ने जो 4 मूल रस माने हैं उसमें से जो विकल्प आपको दिया जा रहा है इसमें एक नहीं है। तो इसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका सही उत्तर होगा अद्भुत रस। चलिए अब आपको बताते हैं कि भरत मुनि ने किसे 4 मूल रस माना है। तो पहला क्या होगा? श्रृंगार रस, दूसरा वीर रस, तीसरा रौद्र रस और चौथा है वीभत्स रस। वीभत्स रस। आज की जो क्लास है बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको हमें थोड़ा मौका मिल गया था बीच में और बहुत ही बढ़िया जो है प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। देखिए कैसे कैसे प्रश्न हैं। तो श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस और वीभत्स रस, यही 4 प्रमुख रस भरत मुनि ने माने थे। और आपको पता ही होगा भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 रस माने हैं, कुल 8 रस माने हैं भरत मुनि ने, जिसमें ये 4 मूल रस हैं और इन्हीं 4 रसों से अन्य 4 रसों का प्रणयन हुआ है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भरत मुनि के श्रृंगार रस से किस रस की उत्पत्ति मानी है? ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो इसको आप विधिवत नोट करेंगे। श्रृंगार रस से हास्य रस की उत्पत्ति, हास्य रस। भरत मुनि ने श्रृंगार रस से हास्य रस की उत्पत्ति मानी। अब आगे देखते हैं, वीर रस से अद्भुत रस की उत्पत्ति मानी है। किसकी मानी? अद्भुत रस, अद्भुत रस। रौद्र रस से किसकी मानी? करुण रस, करुण रस। और बीभत्स रस यानी जो चौथा मूल रस है बीभत्स रस, उससे किसकी उत्पत्ति मानी? तो भयानक रस की, भयानक रस। तो ये बातें आपको लिए बिल्कुल ध्यान देने वाली बात थी कि वीर रस से अद्भुत रस, श्रृंगार रस से हास्य रस, रौद्र रस से करुण रस और बीभत्स रस से भयानक रस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंगा जमुना माझे रे बहै नाई। आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त पंक्तियां
किसकी हैं? लुइपा, सरहपा, डोम्भिपा या फिर कड़हपा। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आप लोग बिल्कुल आराम से सोच कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर होगा डोम्भिपा। क्या होगा इसका सही उत्तर? डोम्भिपा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ माना है, किसने माना है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। इसमें स्कंदगुप्त को इसने श्रेष्ठ माना है, तो इसका सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त को रामचंद्र शुक्ल ने श्रेष्ठ माना है। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नागार्जुन की लिखी रचना है? आपसे पूछा जा रहा है कि नागार्जुन ने कौन सी रचना लिखी थी? डूबते मस्तूल, स्मृति की रेखाएं, प्यासी पथराई आंखें या फिर दो एकांत। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिए, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा प्यासी पथराई आंखें। यह नागार्जुन की जो है काव्य कृति है। अब देखते हैं डूबते मस्तूल और दो एकांक। डूबते मस्तूल और दो एकांक किसकी रचना है? तो ये दोनों रचनाएं नरेश मेहता की हैं। नरेश मेहता की हैं। स्मृति की रेखाएं यह किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा, यह इनका रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या फिर कवि निराला का है। आपसे पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है? डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर दीनदयाल गुप्त। यह कथन किसका है? आप लोग बिल्कुल आराम से इसका उत्तर देंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा का यह कथन है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपसे अशुद्ध पूछा जा रहा है, यानी एक इसमें से गलत है। नीला चांद शिवप्रसाद सितारे हिंद, शिवप्रसाद सिंह हैं। शिवप्रसाद सितारे हिंद दूसरे लेखक हैं और शिवप्रसाद सिंह दूसरे लेखक हैं। नीला चांद शिवप्रसाद सिंह, महाभोज उषा प्रियमवदा, सारा आकाश राजेंद्र यादव और फिर मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। आपसे उपन्यासकार और उपन्यास की एक लिस्ट दी गई है, आपको सुमेलित करना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा महाभोज जो है यह उषा प्रियमवदा का नहीं है बल्कि मन्नू भंडारी का उपन्यास है। किसका है? मन्नू भंडारी का है। अब देखते हैं नीला चांद शिवप्रसाद सिंह, बिल्कुल सही है। सारा आकाश राजेंद्र यादव, यह भी सही है। और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, यह भी विकल्प सही है। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था। आत्मा अमर है, देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। आपको बताना है कि उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं, यानी किस किस से ली गई हैं। साकेत, भारत भारती, सिद्धराज, उपयुक्त में से कोई नहीं। साकेत, भारत भारती, सिद्धराज या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग इसका सही उत्तर देंगे। तो इसका सही उत्तर होगा भारत भारती। यह पंक्तियां किससे ली गई हैं? तो यह पंक्तियां भारत भारती से ली गई हैं। आपको मैंने बताया था कि इसका प्रकाशन वर्ष 1912 है और किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं, यानी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से किसने जो है
इतिहास ग्रंथ लिखा है? तो श्री ब्रजरत्न दास, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, या फिर डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो ज्यादातर लोग परिचित होंगे कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। और एक बात और आपको बता दो कि यह 2 भागों में है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कितने भागों में है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रित का विलोम शब्द है। रित का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। अवेच्छा, अवृद्धा, अनृत या फिर अवैध। इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी रित पूछा जा रहा है कि रित का विलोम क्या है? तो रित का विलोम अनृत होता है। क्या होता है? अनृत होता है। अब देखिए, रित का मतलब होता है सत्य और अनृत का अर्थ होता है असत्य। तो ये बात आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं एक और शानदार प्रश्न। मन मेरा सुई तन मेरा धागा। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? यह पंक्ति किस संत कवि की है, यह आपसे पूछा जा रहा है। कबीर की है, नानक की है, नामदेव की है या फिर दादू की है? इसमें से कौन है जिसकी यह पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा नामदेव। क्या उत्तर होगा? नामदेव की यह पंक्तियां हैं, मन मेरा सुई तन मेरा धागा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से भास की कृति है। भास ने कौन सी रचना लिखी? इसमें से बाल भारत, बाल चरित, नैषधचरित या फिर नागानंद। यानी कि भास ने कौन सी रचना लिखी है? तो भास का बाल चरित है। अब थोड़ा यहां क्लियर करेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। नागानंद हर्ष की रचना मानी जाती है। किसकी? ये कन्नौज के राजा थे हर्ष, उनकी रचना नागानंद मानी जाती है। क्या माना जाता है? नागानंद। एक और रचना है रत्नावली। ठीक है, नागानंद और रत्नावली किसकी रचना मानी जाती है? हर्ष की। नैषधचरित यह श्रीहर्ष की रचना है। किसकी रचना है? श्रीहर्ष की। तो दोनों में आपको अंतर रखना पड़ेगा कि श्रीहर्ष कौन है और हर्ष। तो नैषधीचरित किसकी रचना है? श्रीहर्ष की है। और हर्ष, राजा हर्ष हैं, ये सम्राट हर्ष हैं, कन्नौज के राजा थे, इनकी रचना क्या है? नागानंद रत्नावली। ठीक है। बाल भारत किसका है? यह राजशेखर का है। राजशेखर। ये संस्कृत के आचार्य हैं। भास, राजशेखर, श्रीहर्ष। और हर्ष मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, यह जो है राजा थे, कन्नौज के सम्राट थे। ठीक है। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। यानी भीष्म साहनी ने इसमें से कौन सी कहानी नहीं लिखी है? कहानी और नहीं शब्द का ध्यान देंगे। भागरेखा, वांगचू, काट का सपना या फिर निशाचर। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए, बड़े आराम से आप लोग बता लेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा काट का सपना। काट का सपना किसकी रचना है? यह है मुक्तिबोध का। मुक्तिबोध। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन 2 खंडों में विभाजित है? देखिए, लोकायतन जो है 2 भाग में विभाजित है और इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो देखिए यहां में कितनी जानकारी हुई। पहली जानकारी हुई कि लोकायतन किसकी रचना है? पंत की रचना है। और कैसी है? प्रबंध कृति है। कितने खंडों में है? 2 खंडों में। और उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर होगा बाल परिवेश और अंतस चैतन्य। क्या होगा? बाल परिवेश और अंतस चैतन्य, इस 2 खंडों में यह विभाजित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप वहां मत जाइए, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। आप वहां
मत जाइए। निषेधवाचक अव्यय, निपात, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जाइए क्रिया का विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जाइए क्रिया का विशेषण। आपको सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही विकल्प होगा निषेधवाचक अव्यय, मत जाइए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निषेधवाचक अव्यय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे नैना विरह की बेल भई, मेरे नैना विरह की बेल भई। पंक्ति के रचयिता कौन है? जायसी, घनानंद, विद्यापति या फिर सूरदास? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास। यह विरह स्थिति का वर्णन उस समय का है जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर कहां चले जाते हैं? मथुरा चले जाते हैं। यह उसी समय का वर्णन है कि मेरे नैना विरह की बेल भई। आगे बढ़ते हैं। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप होगा। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष में एक वचन का सही रूप है गच्छेत, गच्छेत, गच्छतु या गच्छेताम। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए। आप लोगों को मैंने बताया है कि शब्द रूप और धातु रूप आप लोग धीरे धीरे याद करते रहेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा गच्छेत। आगे बढ़ते हैं। 5 उपन्यास के लेखक हैं। 5 उपन्यास किसका है? पंकज विष्ट, संजीव, शिवमूर्ति या फिर मिथिलेश्वर? इसमें से 5 उपन्यास किसने लिखा है? और बड़ा ही फेमस यह उपन्यास रहा है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि 5 उपन्यास में यानी इसका विषय क्या है, ये आप लोगों को खोजना है और फिर कमेंट करके बताना है कि 5 उपन्यास का विषय क्या है। अब मैं बताता हूं 5 उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा संजीव। क्या उत्तर होगा? संजीव ने जो है 5 उपन्यास की रचना की है। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हम लोग देख लेते हैं। एक नाम है धार। क्या नाम है? धार। और एक उपन्यास है सूत्रधार। क्या नाम है? सूत्रधार। चलिए, सूत्रधार। तो आप लोग देखेंगे कि अगर धार पूछा जाएगा तो संजीव का उपन्यास है, सूत्रधार पूछा जाएगा तो यह भी संजीव का ही उपन्यास है। जंगल, जहां से शुरू होता है, जंगल जहां से शुरू होता है। सावधान, सावधान, नीचे आग है। सावधान, नीचे आग है। ठीक, तो ये इनके प्रमुख उपन्यास है। एक और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है किशनगढ़ का अहेरी। किशनगढ़ का अहेरी। किशनगढ़ का अहेरी। तो ये इनके प्रमुख उपन्यास थे और इसे आप लोग बिल्कुल नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहत नटत रिझत खिदत, मिलत हिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैना नहीं सब बात। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त दोहे में उपयुक्त प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या। मुख्य क्रियापदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 7, 8। यह प्रश्न यल्टी में पूछा गया था। जीआईसी यल्टी की परीक्षा में आपसे पूछा गया कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत हिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैना ही सब बात। तो सबसे पहले जानिए कि बिहारी की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं ये? बिहारी की हैं। और इसका सही उत्तर होगा, इसमें 7 मुख्य क्रिया हैं। मुख्य क्रिया पूछा गया है। कहत 1, नटत, रिझत,
खिझत, मिलत, खिलत, लजियात। 1 2 3 4 5 6 7। भरे भवन में करत है, नैन ही सौ बात। यानी क्रिया तो यहां पर भी है, बात में भी है, लेकिन आपसे मुख्य क्रिया पूछी गई थी, तो मुख्य क्रिया यही 7 होगी और यही इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं। आप लोग कभी कभी सोचते हैं कि सर कैसा प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, यह तो हमें आता है, लेकिन ध्यान रखिए प्रश्नमाला की मैं एक ऐसी कड़ी लेकर चल रहा हूं जिसको हल करने के बाद आपको किसी अन्य प्रैक्टिस सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए प्रश्नों का दोहराव करना बहुत जरूरी है। आपको आता है लेकिन एक बार उसको पढ़ना जरूरी है, इसीलिए इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता है मैं प्रश्नों को दोहराता नहीं हूं, यानी एक बार जो प्रश्न पूछा जाता है वह दोहराया नहीं जाता है। भूल से कभी कोई प्रश्न भले रिपीट हो गया हो तो मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। प्रश्न सरल है और यह पंक्तियां जो है महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। जब आप लोगों को पढ़ने का नया तरीका बता दिया गया है, सिखा दिया गया है, अब आपको यह प्रश्न पूछा गया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप इसके बारे में पता करेंगे कि यह किस रचना से लिया गया है, किस काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो जो काम मैं छोड़ देता हूं उसे आप पूरा करेंगे। गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश, ठीक है, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण व्यास या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो गीत फरोश किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश, फरोश का मतलब होता है व्यापार, खरीद फरोख्त। तो गीत फरोश में एक तरीके से इन्होंने व्यंग किया है। जो फिल्मों में पैसे लेकर गाने लिखे जाते हैं उसी पर यह इनकी जो है कविता है गीत फरोश, उसी पे इन्होंने कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। नाट्य वेद हो तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं। नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं। क्या लिया गया है? आपसे यही पूछा जा रहा है। पाठ्य गान अभिनय रस, पाठ्य रस गान अभिनय, पाठ्य अभिनय गान रस, पाठ्य अभिनय रस गान। अब आपका सही उत्तर क्या है? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए पाठ्य अभिनय गान रस। अब देखते हैं, ऋग्वेद से पाठ लिया गया है। क्या लिया गया है? पाठ लिया गया है। यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है। क्या लिया गया है? अभिनय लिया गया है। सामवेद से क्या लिया गया? गान लिया गया। और अथर्ववेद से क्या लिया गया है? तो रस लिया गया है। और आपको याद होगा टीजीटी 2021 में इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न पूछा गया था, तो इसे आप लोग बिल्कुल बारीकी से ध्यान देंगे और याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना कौन सी मानी जाती है? राउलवेल, हमीर रासो, बीसल देव रासो या भारतेश्वर बाहुबली रास। आप लोगों को मैंने एक ट्रिक दिया था कि अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचनाएं, अपभ्रंश से प्रभावित जो हिंदी रचनाएं हैं, 8 रचनाएं हैं, उनकी एक मैंने ट्रिक दिया था। एक बार फिर से उसको देखते हैं ट्रिक क्या है, तो आप लोगों को दोबारा एक याद हो जाएगी। सिद्धो ने राउल के उक्त वर्ण को चुना, नाथों ने भारत के हमीर
श्रावक को सुना। यानी कि आप लोगों को मैंने ये ट्रिक दिया था कि जो अपभ्रंश प्रभावित 8 हिंदी रचनाएं हैं, सिद्ध साहित्य, सिद्धों से सिद्ध साहित्य, राउल से राउल वेल, उक्त से उक्त व्यक्त प्रकरण और वर्ण से वर्ण रत्नाकर, नाथों से नाथ साहित्य, भारत से भारतेश्वर बाहुबली रास, हमीर से हमीर रासो और श्रावक से श्रावकाचार्य। आप लोग ट्रिक वाली लिस्ट में जाके उस ट्रिक को देखेंगे, वहां बहुत बारीकी के साथ समझाया गया है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए इसमें कहीं भी जो है बीसल देव रासो का नाम नहीं है और यही सही उत्तर होगा। यानी अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना राउरवेल, हमीर रासो और भारतेश्वर बाहुबली रास है। अब आपसे पूछा गया है कि अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना, तो यह रचना जो है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है। यानी इन 8 रचनाओं के अलावा कोई भी रचना आपको मिलेगी तो वह कैसी होगी, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त होगी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध आपको बताना है कि एक की वर्तनी अशुद्ध है और वही आपसे पूछा जा रहा है कि इस पे कौन सा अशुद्ध है, द्वारिका, अहल्या, प्रव्रज्या या फिर आर्द्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा द्वारिका। अहल्या बिल्कुल सही है, अहल्या ऐसे ही लिखा जाएगा। आर्द्र भी बिल्कुल सही है, प्रव्रज्या भी सही है और द्वारिका ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसका सही रूप होता है द्वारका। क्या होता है, द्वारका होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूलतः रंगमंची प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इनमें से सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है। रंगमंच पे जो नाटक खेला जाता है, प्ले किया जाता है, उसको दृष्टि में रखकर जो सर्वश्रेष्ठ नाटक जिसको माना गया है अभी तक समीक्षकों द्वारा, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। नहुस, सिंदूर की होली, रक्षाबंधन या फिर लहरों के राजहंस। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका होगा लहरों के राजहंस। और लिखा किसने है, मोहन राकेश ने, मोहन राकेश ने। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित यह जो है नाटक है, मोहन राकेश का नाटक है और बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है। हिंदी में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है। देखिए कभी कभी प्रश्न वही रहेगा, थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा आपसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया है कि नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है। लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका सही उत्तर क्या है, सभी को इसका सही उत्तर मालूम होगा। इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या उत्तर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संरचनावाद का जनक माना जाता है, यानी एक प्रश्न पाश्चात्य काव्यशास्त्र से आपसे पूछा जा सकता है। प्लेटो, सास्यूर, अरस्तु या फिर लेवी स्ट्रास। तो संरचनावाद का जनक आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा सास्यूर। क्या उत्तर होगा, सही उत्तर होगा सास्यूर। आगे बढ़ते हैं हम। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका। मुझे चांद चाहिए की नायिका आपसे पूछा जा रहा है, वर्षा वशिष्ठ, अनन्या, महुआ या फिर मधुलिका। इसमें सही उत्तर क्या होगा कि मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है। तो मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ है। कौन है, वर्षा वशिष्ठ। और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में, काव्य का कौन सा दोष है। देखिए एक काव्य दोष भी आपसे यहां पूछ लिया गया है कि काव्य का कौन सा दोष है। पुनरुक्ति दोष, अश्लीलत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष या फिर श्रुति कटुत्व दोष। इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा पुनरुक्ति दोष।
देखते हैं कैसे। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। अब यहाँ पे जगत और जहान पुनरुक्त दोष हो रहा है, यानी दो बार रखने की कोई जरूरत नहीं थी। जगत का मतलब भी होता है संसार और जहान का मतलब भी होता है संसार। तो यहाँ पे कौन सा दोष हो रहा है? पुनरुक्त दोष, इसीलिए यहाँ पे पुनरुक्त दोष बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और आज की कड़ी का यह अंतिम प्रश्न है। हिंदी में अकविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। अकविता के प्रवर्तक, अब तक आप लोगों से अकहानी का प्रवर्तक मैं पूछ रहा था, आज अकविता का प्रवर्तक पूछा जा रहा है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चतुर्वेदी या फिर अज्ञे। कविता के प्रवर्तक कौन है? जल्दी आप लोग बताइए कि इसका उत्तर सही क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा जगदीश चतुर्वेदी। चलिए यही एक और बात का क्लियर कर लेते हैं कि अकहानी के प्रवर्तक कौन है। अकहानी के प्रवर्तक, तो अकहानी के प्रवर्तक कौन है? तो यह गंगा प्रसाद विमल हैं। गंगा प्रसाद विमल। जब भी कोई नई जानकारी मिले और महत्वपूर्ण जानकारी मिले, आप लोग उसे नोट अवश्य कर लिया करिए या फिर शॉर्ट स्क्रीन करके रख लिया करिए, ताकि बाद में आप उसे किताब में अपने कॉपी में अपने नोट कर सकिए। तो साथियों, आज की प्रश्नमाला मैं यही समाप्त करता हूं। आप लोग जो है बार बार वीडियो को रिवीजन करा करिए, बार बार रिपीट किया करिए, देखा करिए, और जो पुराने वीडियो हैं, शुरुआती क्लासेस हैं, उनमें भी आप देखिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न छुपे हुए हैं। उनको भी आप जैसे ही अवसर मिला करें, आप उनको देखा करिए, उससे आपका बहुत लाभ होने वाला है। और जितने भी प्रश्न बताए जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्रश्नों का व्याख्या नहीं की जाती है। समय का अभाव देकर कुछ प्रश्नों की व्याख्या मैं नहीं करता हूं, लेकिन विश्वास मानिए आगे से जब भी मुझे याद रहता है कि फला प्रश्न का व्याख्या नहीं हो पाया है, तो जब भी अवसर मिलता है उसकी भी व्याख्या मैं कर देता हूं। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूं। कल फिर से हम मिलेंगे एक महत्वपूर्ण क्लास में। और एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे, सर मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है। तो एक एक करके सबकी समस्याओं को मैंने ध्यान दिया है, और अगले कुछ वीडियोस में, अगले कुछ दिनों में सबकी समस्याएं एक एक करके समाप्त कर दी जाएंगी। और बार बार कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यह फिर से आप लोगों से निवेदन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल प्रश्नमाला की एक और कड़ी में। नमस्कार।